नमस्कार दोस्तों, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग हैं। आज हम बात करेंगे 5 राज्यों के चुनावों पर जो कि अभी अभी संपन्न हुए हैं, जिसमें 4 में बीजेपी को जीत मिली और 1 में आम आदमी पार्टी को। आइए बात करते हैं डॉक्टर नंदकिशोर जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं, इसमें 4 में बीजेपी को जीत मिली और 1 तरफा जीत मिली है और 1 तरफा जीत मिली है आम आदमी पार्टी को। सबसे पहले तो इस विश्लेषण पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस देश का मतदाता बहुत प्रबुद्ध है और बहुत सोच समझ के मत देता है। मीडिया कितनी कोशिश करे, किसी भी तरफ का मीडिया करे, परंतु उसने जो सोच विचार के अपना वोट आज तक दिया है। जैसे 77 में इंदिरा के खिलाफ दिया, परंतु 80 में आते आते इंदिरा के समर्थन में दिया, क्योंकि वो जो एक एक्सपेरिमेंट किया था उसमें वो फेल हुए। इसी प्रकार आज पहली बार पिछले 5-7 साल में पॉजिटिव थिंकिंग आ गई है मतदान में। काम को देखकर पहले केवल निराश होकर एक के बजाय दूसरे को चुनते थे, अब एक ट्रेंड में बदलाव आया है पिछले 5-6 साल में। परफॉर्मेंस को देखकर पॉजिटिव वोटिंग भी होने लगी है और उसका एक बहुत बड़ा कारण है इन 4 राज्य के अंदर जो एक तरफा मतदान हुआ और 5वें राज्य में एक तरफा गुस्से का मतदान था, वो विकल्प ढूंढते थे। तो दोनों के अंदर मतदाताओं की प्रबुद्धता नज़र आती है। उत्तर प्रदेश से हम शुरू करें, जो सबसे बड़ा राज्य है। 80 लोकसभा सीटें जो प्रांत देता हो, निश्चित तौर पर वहीं से प्रधानमंत्री ज़्यादातर मिले हैं और कोई भी रूलिंग पार्टी आई है बिना उत्तर प्रदेश नहीं आ सकती। तो 2014 से जो प्रारंभ हुआ, 2017 में उसका एक कल्मिनेशन हुआ कि लोगों ने मोदी जी के 3 साल के राष्ट्रीय स्तर पर काम को देखकर उनके ऊपर विश्वास किया और 2017 में भारतीय जनता पार्टी, उस समय योगी जी को नेता घोषित नहीं किया था, परंतु भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया और बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ आज तक शायद उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था कि 325-26 सीटें भाजपा और उसके साथी दलों को मिला। और उसके बाद मोदी जी ने जो लगातार उत्तर प्रदेश की ओर ध्यान दिया और योगी जी ने जो मेहनत की, मैं योगी जी से ये एक्सपेक्ट नहीं करता था, अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि एक साधु संत मठ में रहने वाला, सामान्य उत्तराखंड के रहने वाले, बीएससी पास और संत बन गए बहुत छोटी उम्र में, परंतु उन्होंने जो अपना विजन दिखाया है, जो काम करके दिखाया है, जो मेहनत करके दिखाई है। उत्तर प्रदेश पूरे यूरोप के बराबर आबादी में एक ऐसा प्रांत है जो विश्व का, यदि केवल प्रांत गिने जाएं तो 4-5वें बड़ा प्रांत है। उसके अंदर कोरोना जैसी महामारी रही हो 2 साल, उसके अंदर विभिन्न जातियां हैं, बटा हुआ क्षेत्र है, पूर्वांचल की सोच अलग है, पश्चिम की अलग है, मध्य की अलग है, रुहेलखंड की अलग है, बुंदेलखंड की अलग है, बहुत बिखराव। और जातियां भी सबसे ज़्यादा शायद भारत में जातियां उत्तर प्रदेश में ही होंगी, जिन जातियों का ये भी नहीं पता चलता है कि वो जातियां हम यहाँ बैठ के नहीं समझ सकते। मौर्य, आपको बेबी रानी मौर्य अनुसूचित जाति से आगरा ज़िले से जीत के आई, वो अनुसूचित जाति हैं। दूसरी प्रसाद केशव मौर्य या स्वामी प्रसाद, वो ओबीसी आते हैं। तो एक ही प्रांत में मौर्य उपनाम 2 जगह कैसे हो जाए, ये एक विडम्बनाएँ हैं। परंतु योगी जी ने बहुत कठोरता के साथ, संवेदनशीलता के साथ, आम लोगों का ध्यान रखते हुए डिलीवरी की है। इसलिए पहली बार एक शब्द उभर के आया, लाभार्थी वर्ग। और लाभार्थी वर्ग कौन है? जिसको मोदी जी की उन सब स्कीम में, और वो भी करोड़ों में, अगर आज शौचालय की बात करें तो लगभग 2-2.5 करोड़, हर घर में बिजली देने की बात हो तो 1.5 करोड़ ऐसे लोग, हर घर में गैस देने की बात हो 1.5 करोड़ के आसपास, मकान देने की बात हो तो 45-50 लाख लोगों को पक्का मकान मिल गया। राशन देने की बात हो तो लगातार 1.5-2 साल से मोदी जी का थैला अलग जा रहा है और योगी जी का अलग जा रहा है। और योगी जी के साथ तेल भी है खाने का, नमक भी है, दाल भी है। तो ये लोगों ने कभी सोचा था क्या चीज़ें पहुंच जाएंगी? राजीव गांधी बेचारा रोता रह गया कि वो 1 रुपया मैं भेजता हूँ तो 15 पैसे पहुँचते हैं, ये उसका कहना था। और मोर और लेस यही हालात रही हैं, क्योंकि करप्शन इतनी ज़्यादा थी। आज टेक्नोलॉजी का उपयोग जो मोदी जी ने बहुत ढंग से किया। किसने सोचा था कि ये 25-30 करोड़ खाते खुलवाए हैं, इससे क्या होगा?
हर आदमी का बैंक में अकाउंट हो जाए, उससे क्या होगा, परंतु उनकी दूर की सोच थी, बहुत दूर की प्लानिंग थी कि हर घर पैसा डायरेक्ट भेजेंगे। आज किसानों को यदि उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ किसान को 6,000 रुपये साल भेजना है तो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आई। लोग बेरोज़गार होके गए तो उनके घर में 1,000 रुपये महीना भेजा, कोरोना के कारण तो पहुंचा है। महिलाओं की पेंशन पहुंच रही है, बीच के दलाल सब गायब हो गए, राशन मिल रहा है, मकान मिल रहे हैं। इंदिरा आवास योजना में किसी को 70,000 रुपये लेने हो तो 30,000 रुपये रिश्वत थी, आज सबको 1.5-2 लाख रुपये मिल रहा है, शौचालय साथ मिल रहा है। ये सब चीज़ों ने कभी सोची नहीं थी, और बिना किसी भेदभाव के एक भी मुस्लिम महिला नहीं मिली जो जितने आपके चैनल वाले गए थे, यूट्यूब वाले गए थे, जिसने ये कहा हो कि मुझे नहीं मिला, या पड़ोसी हिंदू को मिल गया मुझे नहीं मिला, या अपर कास्ट को मिल गया तो लोअर कास्ट को नहीं मिला। नहीं, सबको बराबरी से ये हक मिले। और यही कारण है कि 14 के बाद 17, 17 के बाद 19, बीच में पंचायत, कॉरपोरेशन, सभी चुनावों में यशस्वी हुए। और सारा आंदोलन उत्तर प्रदेश के नाम पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नाम पर, किसानों के नाम पर दिल्ली को घेर के बैठे रहे हुए अपने आप को बहुत बड़े नेता बनते थे, जो 26 जनवरी को भी नहीं मनाने देंगे, ये कर देंगे, ट्रैक्टर मार्च निकाल देंगे, पार्लियामेंट घेर लेंगे। जितने बड़बोले नेता थे, पंजाब के अंदर सबकी जमानत जब्त हुई, उत्तर प्रदेश में कोई मुंह दिखाने लायक नहीं है। झाड़ू 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 चल रही थी, 400 सीटें लड़ी उत्तर प्रदेश में और सारी की सारी जमानत जब्त। उत्तराखंड में लड़ी, सारी जमानत जब्त। हाँ, पंजाब के अंदर उसके अलग से विवेचन करूँगा मैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो इसी से जुड़ा हुआ विश्लेषकों का जो सवाल है, आज जो बड़े बड़े विश्लेषक कह रहे हैं कि दोनों ही पार्टियां जो हैं, भाजपा और जो आम आदमी पार्टी है, दोनों ही एक ही लक्ष्य पर थी कि कांग्रेस का वोट जो कटा है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने चारों राज्यों में कांग्रेस का वोट काटा, बीजेपी को कहीं नुकसान नहीं हुआ। और इसीलिए विश्लेषक कह रहे हैं कि ये दोनों पार्टियां जो चुनाव लड़ी हैं, ये मिलकर साझा रणनीति से लड़ी हैं। आम आदमी पार्टी ने कहीं यूपी में बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचाया, और बीजेपी ने कहीं पंजाब में उतनी मेहनत नहीं की जितनी यूपी में मेहनत की है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं मिलकर तो चुनाव नहीं लड़े, और सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस को ख़त्म करने के खिलाफ दोनों पार्टियाँ बढ़ रही हैं। जो मीडिया इस प्रकार की या जो विश्लेषक बात करते हैं, उनको शायद अभी राजनीति की ABC भी नहीं आती। वो एयर कंडीशन कमरों में बैठ के बात करते हैं। आखिर ये करोड़ों लोगों को जो लाभ मिला है, उसका सीधा सीधा योगी जी को, मोदी जी को फ़ायदा मिला। और दूसरी तरफ संजय, जिसके बारे में टिकट ब्लैकिया कहते रहे हों लोग, संजय सिंह को, आखिर 400 सीटें लड़ने की आवश्यकता किसने बताई थी? और सारी लड़के भी कितने प्रतिशत वोट ले पाए? कि ले ही नहीं पाया तो किसके ले पाया? जो 1% भी वोट जिसको नहीं मिले, तो ना उसने भाजपा के लिए ना कांग्रेस के लिए। मुसलमानों की आप इस सारी बुद्धिमत्ता जो जितनी छांटते हैं लोग विश्लेषक, वो ये क्यों नहीं बता पा रहे कि वही मुसलमान बंगाल में ममता के पीछे खड़ा है, केरल में CPM के पीछे खड़ा है, तमिलनाडु में DMK के पीछे खड़ा है, बिहार में लालू के पीछे खड़ा है, उत्तर प्रदेश में मुलायम या अखिलेश के पीछे खड़ा है। तो मुसलमान का साझा टारगेट क्या हुआ? केवल BJP को हराओ, और जो हरा सकता है उसके पीछे खड़े हो जाओ। हिंदू तो ऐसा सोचता ही नहीं। हिंदू तो जातियों में बटा हुआ है, उसको धीरे धीरे एकता के स्वर में लाने के लिए 97-98 साल से संघ जो काम कर रहा है। और यूपी में तो इस बार बदला है, काफ़ी मुसलमानों ने काफ़ी हद तक वोट बीजेपी को। ये कौन से विश्लेषक ने कहाँ से कर दिया मुझे तो मालूम नहीं। कोई सीट बता दे जहाँ पर आजमगढ़ में एक भी सीट भाजपा नहीं जीत पाई, जो पिछली बार थी वो भी नहीं जीत पाई, जौनपुर में नहीं जीत पाई, कौशाम्बी में नहीं जीत पाई। तो वहाँ मुसलमान सबसे ज़्यादा पूर्वांचल में, गाजीपुर में, वहाँ एक भी नहीं जीत पाए। गाजीपुर के बराबर वाले ज़िले में नहीं जीत पाए। भाजपा को यदि मुसलमान महिलाओं का कुछ वोट मिला है, कुछ पढ़े लिखे तबके का 2% मिल गया होगा, शियाज का मिला होगा ज़रूर 50-60%, परंतु वो बहुत बड़ा कोई कारक नहीं बना है जीत का। जीत का कारक बना है बेनिफिशरीज़, जिनको लाभ मिला सरकार की नीतियों का, जिनको मकान मिले, जिनको खाने को मिला, जिनको बीमारी से बचा के रखा। योगी जी स्वयं भी बीमार होने के 7 दिन के अंदर हर ज़िले में कई बार गए और सारे भ्रम तोड़े। नोएडा जो आएगा मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, वो नोएडा 20 बार आए।
जो जो भ्रम डल गए थे उत्तर प्रदेश की राजनीति में, योगी जी ने उन सबको नष्ट किया और एक नया वर्ग तैयार किया है जो देश की, समाज की चिंता करते हुए अपने लाभ को भी अभी देखेगा। वो उसको भी किससे फ़ायदा वो देखेगा, अवश्य देखना भी चाहिए। तो इसलिए उत्तर प्रदेश का एनालिसिस, जितने सो कॉल्ड विश्लेषक हैं, जो बड़े बड़े पत्रकार, कई दाढ़ी वाले थे, रवीश कुमार जैसे थे, वाजपेयी थे, आज कहाँ छिपते फिर रहे हैं, अजीज अंजुम थे, सब ये दूसरा आम आदमी में आया था फिर चला गया पत्रकार, क्या बोलते रह गए, इनको पता ही नहीं चला किसी चीज़ का। इनको वस्तु स्थिति क्षेत्र में जाकर, हाँ उत्तर प्रदेश के जो पत्रकार थे, जो लोकल पत्रकार थे, उनको मालूम था। और ये मैं नंदकिशोर गर्ग ने एग्जिट पोल से पहले अपना पोल दिया था, रिकॉर्डेड है, पहला आदमी था जिसने 300 प्लस माइनस 5-7% कहा था उत्तर प्रदेश का। हमारी पार्टी में भी लोग 200 सवा 200 ही मानते थे योगी और मोदी जी को छोड़ के, परंतु लोगों ने मेहनत की और मेहनत का फल मिलता है, काम किया, उसका रिजल्ट मिला है। दूसरा प्रांत उत्तराखंड, जो उत्तर प्रदेश से ही कभी अलग हुआ, 70 सीटें थी, नया मुख्यमंत्री था, नौजवान था, जिस सीट से पिछली बार वो जीता वो पहली बार खटीमा हम जीते थे और सबको जिताने में लगा रहा। पर ये उत्तराखंड में पहले भी दोहराया जा चुका है। इससे पहले खंडूरी जी सबको जिता के लाए थे, स्वयं अपनी सीट पे ध्यान नहीं दिया था, वो स्थिति हुई। परंतु वहाँ झाड़ू गई थी, मुख्यमंत्री भी प्रोजेक्ट किया था, कर्नल कोठियाल जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। एक व्यक्ति की जमानत बची है कुल, और बाकी लोग भी कहीं पर भी 3000 वोट नहीं है, तो किसके वोट काटेंगे। हाँ, कांग्रेस अपने आप ही मरने को तैयार थी उत्तराखंड में भी। हरीश रावत रोता रहा मुझे घोषित कर दो, उसकी 2-2 बार सीट बदल दी, उसकी लड़की जीत गई और वो हार गया। परंतु उत्तराखंड में विपक्ष का नेता और कांग्रेस अध्यक्ष लड़ रहे हैं, हरीश रावत लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। तो इस बार वो एक जो भ्रम था कि हर बार बदल होगा, वो भ्रम भी टूटा और उत्तराखंड में फिर से भाई गोवा में आते हैं। गोवा का एक ऐसा स्टेट जो 2 लोकसभा है, एक में हिंदू मतावलंबी बहुमत में है उत्तरी गोवा, और दक्षिणी गोवा में वहाँ का जो कैथोलिक समाज है, ईसाई समाज है। मनोहर पर्रिकर ने पहली बार उनके अंदर पैंठ बनाई थी, अच्छा शासन दिया था, और पिछली बार उसके बावजूद हम 13 ही सीट जीत पाए थे, परंतु सरकार बनाई थी। पर इस बार हमारा नया मुख्यमंत्री था, कंपैरेटिवली उतना राजनीतिक भी नहीं था, परंतु 20 सीटें हमने जीती। और वहाँ टीएमसी गए थे, राष्ट्रीय दल बनने झाड़ू वाले भी गए थे, कांग्रेस थी ही। हाँ, वहाँ आप कह सकते हैं कि कांग्रेस को थोड़ा नुकसान टीएमसी डे और झाड़ू ने पहुँचाया होगा, परंतु 4 या 5 सीट से ज़्यादा का नहीं। वहाँ पर हमारी परफॉर्मेंस थी, और लाभ और हानि तो फिर चलती है, कहीं चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार भी झाड़ू लड़ी थी, टीएमसी नहीं गई थी, ईसाई वोटों को कंसोलिडेट कर रहे थे हमारे। आज भी हमने मनोहर पर्रिकर के लड़के की टिकट नहीं दी, क्योंकि हमारे डिप्टी सीएम ईसाई थे, वो उस सीट से जीते थे और इस बार भी जीते हैं। ईसाई हमारे 7-8 एमएलए आज भी जीते हैं, क्योंकि हम इनसे ऊपर उठ के सोचते हैं। और ईसाई की निष्ठाएं देश से बाहर नहीं है। वो बेशक ईसाई है, वो थोड़ा जिहादी मानसिकता पहले रही होगी पुर्तगाल का शासन रहने के कारण, परंतु मैं समझता हूँ आज भी ईसाई राष्ट्रवादी है और वो धीरे धीरे इन चीज़ों को समझता है। यही कारण है नॉर्थ ईस्ट मणिपुर में भी आधे ईसाई हैं, हमारे लोग जीते हैं। मणिपुर की ऐसी जहाँ 5 साल में से 4 साल बंद रहा करता था, रास्ते रोका करते थे, झगड़े थे, जो मैतेई थे वो के छोटे एरिए में थे, नागाज, कुकीज़ और नेशनल, ये सब पार्टियां थी जिनका प्रभाव था। हमने वहाँ सबके साथ मिलकर सरकार बनाई थी। चुनाव फिर अलग अलग लड़े, परंतु हमारे ही साथी आज जनता दल यू की 6 सीटें हैं, एनपीपी की भी 5 या 6 हैं, इसी ढंग से नागा वालों की भी हैं 5-6, 2 कुकीज़ की हैं। सब भाजपा को समर्थन दे रही हैं। क्यों? कि मणिपुर को शांतिपूर्वक 5 साल तक राज्य चलाया, विकास हो रहे हैं, खेलों में मणिपुर बहुत आगे आ रहा है। वहाँ पर इस समय यूनिवर्सिटी भी बन रही है खेलों की, और काम बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, और नॉर्थ ईस्ट की 8 स्टेट मिलकर एक पूरा सॉलिड पहली बार भारत के साथ
अपना आत्मीय संबंध जोड़ पाने में सफल रहे। अब मैं आता हूँ पंजाब पर, जिसकी चर्चा विश्लेषक अपने ढंग से करेंगे। पंजाब के अंदर क्या था, पिछले 70 साल में हम कभी वहाँ पर आधी सीट भी नहीं लड़े। 23 सीटें लड़ते थे, 24 सीटें लड़ते थे, हम 17 तक कभी जीते हैं। हमें बना दिया था कुछ पॉकेट्स की पार्टी, और अकाली दल का वर्चस्व था। अकाली दल के भरोसे हमने राष्ट्र हित में, पंजाब के हित में ये सोचा कि अकाली आगे रहते रहें, क्योंकि स्टेट ऐसा है कि बॉर्डर स्टेट है। परंतु उन्होंने किसान आंदोलन के नाम पर जो मूर्खता की, और पिछली बार तो हारे थे, इस बार ऐसे हारे कि 97 साल के प्रकाश सिंह बादल जीवन में पहला चुनाव हार रहे हैं लांबी से। बेटा जो सांसद होते हुए भी चुनाव लड़ रहा हार रहा है। साले साहब जिनके कारण बदनाम थे वो हार रहे हैं। कितने सीट जीते? 3 सीटें, एक बसपा और एक केवल 3 सीटें ये, उसमें भी एक सीट मजीठा की श्रीमती है, बाकी 2 अनजान हैं। हम वहाँ कितना टाइम मिला हमें? किसान आंदोलन का सारा गुस्सा भाजपा के प्रति था। चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार ने उनकी वहाँ सभा ना हो उसके लिए पूरा जोर लगाया। अमरिंदर सिंह जी उम्र ज़्यादा थी, दुविधा में थे और बहुत देरी से पार्टी बढ़ाई। ढींढसा साहब भी बूढ़े हो चुके थे। उन लोगों के साथ मिलजुल के सीटें पहली बार हमने 65-70 सीटें लड़ी हैं। एक बेस बन गया हमारा और हम 2 जगह जीते हैं। जो जीता है वो 25,000 से जीता है, कोई छोटे से नहीं जीता है। तो हमारा बेस बना है। पंजाब के अंदर लोकसभा चुनाव आते आते मेरा मानना है कि 13 सीटों में से 2 आज भी हमारे पास है, 2 और 3 हमेशा हमारी रही भी हैं। इस बार हम वहाँ कम से कम 7-8 सीटें जीतेंगे, क्योंकि मोदी जी का राष्ट्र स्तर पर जो एक जलवा है, जो आज भी विश्व के सर्वाधिक जो लोकप्रिय नेताओं में गिनती आने में पिछले 4 साल से लगातार मोदी जी आ रहे हैं। इसलिए मुझे कोई संदेह नहीं। हाँ, झाड़ू के पास विकल्प क्या था? कांग्रेस वाले लड़ मर के ख़त्म होना चाहते थे। सिद्धू चिन्नी के खिलाफ बोलता था, सिद्धू की पत्नी उसको भ्रष्ट बोलती थी, और रही सही कसर 10 करोड़ रुपया जो कैश चन्नी जी के परिवार के अंदर मिला, उसके कारण लोगों ने मान लिया अब तो भ्रष्ट है ही। दोनों सीटें अपनी भी हार गए, क्योंकि भ्रष्टाचार ऐसी चीज़ है, लोग मजबूरी में भ्रष्ट को वोट देते हैं। विकल्प नज़र आए तो दूसरे को देते हैं। भगवंत सिंह मान, मैं कल ही उनका एक वीडियो देख रहा था, शायद होगा 20 साल पुराना, जब वो पढ़ते थे, और उस वीडियो को देख के उनका एम्बिशन भी पता चलता था, कभी नेता बनूंगा, ये बनूंगा, बन के भी दिखाया है। अब अच्छा काम करें, जितने वायदे किए हैं उनको पूरा करें। शुभकामनाएं। वायदे पूरे कर पाएंगे तो देश का भला है, नहीं कर पाएंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे। पर दिल्ली के मॉडल पे जो जिन्होंने वोट दिया हो वो दुखी ही रहेंगे। उनको कोई दिल्ली मॉडल नहीं है। उसके बाद कभी फिर चर्चा करेंगे। इसी बात को अगर मैं कंटिन्यू करूं विश्लेषकों की बात पर, तो ये भी कहा जा रहा है कि जो आने वाले जो गुजरात चुनाव हैं, राजस्थान के चुनाव हैं, आम आदमी पार्टी विरोध में तो रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी भी समझते हैं कि वो सिर्फ कांग्रेस का वोट ही काटने वाले हैं, बीजेपी को कहीं नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो विश्लेषक कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ आने वाले समय में भी मोदी जी जो समझते हैं कि आम आदमी पार्टी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज है वो ज़्यादा है, उसको तोड़ना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कांग्रेस कहीं नुकसान पहुंचा सकती है, आम आदमी पार्टी नहीं। पूरे देश के लिए ये जो विश्लेषक है ना, उनको विश्लेषण ही करना नहीं आता। हर प्रांत की अपनी राजनीति है। आज बिहार के अंदर कांग्रेस समाप्त हुए कितने दिन हो गए? बंगाल के अंदर कांग्रेस को समाप्त हुए बरसों हो चुके। उत्तर प्रदेश में पिछले 30-40 साल से कांग्रेस कहीं थी नहीं, थोड़ी बहुत बची थी, वो दोनों जिले भी शून्य हो गए। कांग्रेस जहाँ मुख्य विपक्षी दल है वो कहाँ पर है? हिमाचल में है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में 3-4 नंबर पर चली गई। तो कर्नाटक में बची, तेलंगाना में ख़त्म हो गई, आंध्रा में 3-4 पे गई। तो नुकसान फ़ायदा वहाँ होगा कांग्रेस का वोट या किसी का वोट, परंतु उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है? पहले भी 400 सीटें लड़ाई थी ना, 4 पंजाब से ही जीता था।
उसके बाद कहीं नहीं जीत पाया वो। दिल्ली में भी 7 सीट 2 बार लड़के 7 हारा है। उसका विश्लेषक क्यों नहीं बताते कि विधानसभा वो जीतता है, लोकसभा मोदी जी जीतते हैं। मोदी के सामने वो कहीं नहीं ठहरता। केजरीवाल एक जमूरा है जो झूठ बोल बोल कर मीडिया झूठ भी इतनी बार बोलता है कि उसे ये याद नहीं रहता कि कल दूसरे सामने क्या बोला था, आज क्या बोल रहा हूँ। इसलिए उस आदमी का कोई वजूद नहीं है। मीडिया क्रिएशन है, विदेशी लोगों से फंडिंग आती है। इस देश की बड़ी बड़ी एजेंसी CIA ने प्रमोट किया था उसको जो मैगसेसे अवार्ड दे देना, नौकरी करते करते एक अचीवमेंट नहीं बता सकता, पर मैगसेसे अवार्ड दे दिया। ही वॉज ए क्रिएटेड पेपर टाइगर है। चल जाएगी जितने दिन चल जाएगी दुकानदारी। फ्री बिजली 3000 करोड़ की बिजली फ्री दी गई। बिजली दी इस दिल्ली की बिजली की सेल कितनी है, कोई बता सकते हो आप? कोई विश्लेषण करने वाला बताए। दिल्ली के अंदर बिजली से 40,000 करोड़ रुपए रिसीट होता है, उसमें से 3,000 करोड़ रुपए की फ्री है, सब्सिडी है। तो 37,000 करोड़ कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूँ, आप दे रहे हैं। दिल्ली का अस्पताल, दिल्ली का स्कूल, दिल्ली का आम नागरिक, दिल्ली के आम घर जो 400 यूनिट से ऊपर वाले हैं वो सब बिजली दे रहे हैं, बिल दे रहे हैं। उसका 200 वाला फ्री है, उससे 2,500-3 हज़ार करोड़ रुपए सारा सब्सिडी है। दिल्ली मॉडल। दिल्ली में 20,000 टीचर की शॉर्टेज है। एक टीचर ना रखने से पूरे साल के अंदर 5 लाख रुपए बचते हैं। एक कमरा 5 लाख रुपए में बनता है। तो पिछले 7 साल में टीचर नहीं रखे, कमरे 25,000 बना दिए। किस कॉस्ट पे बनाए? कोई बात नहीं करता ना बीजेपी वाले जो दिल्ली के नेता हैं। 2,200 रुपये स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आई है, बिना नक्शे के बनाए हैं आधे से ज़्यादा। कोई बहस करता नहीं, हम लोग रिटायर्ड हैं। 1,200 रुपये 1,300 रुपये की कॉस्ट में लाओ, मैं आज वो कमरे बनवा देता। तो ईमानदारी आ गई। एक डॉक्टर नहीं रखा, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए जी। अस्पताल बना दिए मैंने, कौन सा डॉक्टर रखा? बिना डॉक्टर के हॉस्पिटल कौन सा चलेगा? पर दिल्ली मॉडल, मोहल्ला क्लिनिक कभी लेके जाओ ना अपने कैमरे। अंत में मेरा सवाल यही है कि अब दिल्ली में जगह जगह पोस्टर लगे हैं पंजाब की जीत के बाद कि भाजपा घबरा गई और चुनाव जो है आगे कर दिए। इस पर क्या कहना चाहिए? भाजपा डर गई, ये डर गया, वो डर गया, कहना कितना आसान। दिल्ली के अंदर दिल्ली नगर निगम को पंगु बनाने के लिए शीला दीक्षित ने दिल्ली नगर निगम को 3 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा समृद्ध हो गए, 3 बच्चियों किसी के, एक अमीर हो गए, 2 गरीब हो गए। वो दोनों रोते पीटते रहे, रोटियों के लाले पड़े हुए। 13,000 करोड़ रुपए जो देना था हिस्सा फाइनेंस कमीशन के हिसाब से, वो देता नहीं। हर तीसरे महीने हड़ताल होती है, कभी सफाई कर्मचारी, कभी डॉक्टर। तो इन परिस्थितियों के अंदर कॉरपोरेशन के बारे में फिर से एक करने की बात करने की चिट्ठी मैंने लिखी थी 4 महीने पहले, मीडिया को भी नहीं बताई, केवल मोदी जी को लिखी थी। और मुझे खुशी है कि मेरे पत्र पर ऑन रिकॉर्ड है कि मोदी जी ने शायद फुर्सत मिलते ही पहला काम ये किया, जब वो चुनाव की घोषणा हो रही थी उसको रोका और दिल्ली के तीनों निगम को एक करेंगे। दिल्ली के अंदर परिस्थितियाँ बदल गई हैं। 55,000 मकान बने खड़े हैं। मोदी जी ने पैसा इससे पहले मनमोहन जी ने भेजा, वो बांटे नहीं, टूट गए सारे। दिल्ली की स्लम बना के रख दी, झुग्गी झोंपड़ी बढ़ रही हैं। इन सबको रीथिंकिंग की ज़रूरत है। दिल्ली सरकार को बड़े हॉस्पिटल दिए जाएं या केंद्र सरकार रखे। दिल्ली निगम के पास जितना 1 रुपये यदि आएगा तो खर्चा 3 रुपये का वो नहीं कर सकते। इसलिए उनको एक करने की बात है और जितना जल्दी ये सारी रिपोर्ट्स वगैरह आएंगी, डरने की कोई बात नहीं। और उसको यदि इतना मर्द है तो 2-4 असेंबली के चुनाव करा के देख लेना साथ में, कॉरपोरेशन और इसको एक दिन करा दे, उसे पता चल जाएगा 70 में से कितने जीतते हैं। जिस दिन भी होंगे कॉरपोरेशन के, 2 महीने में हो, 4 महीने में हो, 6 महीने में हो, वो अपना थोड़ा जल्दी करा के दोनों एक दिन करा दे, तो उसका जो मॉडल है ना वो टूट जाए, फट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये थी दिल्ली के हमारे सीनियर लीडर डॉक्टर नंदकिशोर जी से बातचीत। उम्मीद करते हैं काफ़ी जानकारी आपको मिली होगी, क्योंकि भाजपा में भी सीनियर लीडर्स का काफ़ी अभाव है और डॉक्टर नंदकिशोर जी काफ़ी जानकारी रखते हैं। और आपको आज देश की बात ये एपिसोड देखकर काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसी तरह देश के अन्य विषयों पर हम डॉक्टर नंदकिशोर जी से बातचीत करते रहेंगे और देखते रहिए देश की बात। तब तक के लिए धन्यवाद।